व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी के यूनिट से एक टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी को कवर करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जब हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के यूनिट की, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है उसमें कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है ट्रेडिशन या फिर आइडियोलॉजीज। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते हैं और ट्रेडिशन या फिर आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशन का ही दूसरा ट्रेडिशन को ही दूसरे शब्दों में आइडियोलॉजी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, पहले उस एक झलक मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो कॉन्सेप्ट में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, पावर, सुवरेनिटी, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। ठीक है, और जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो लिबरलिज्म, जितने भी आइडियोलॉजीज होते हैं, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे चीज़ें आते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे। अभी हमारा जो सिलेबस का हिस्सा है वो जस्ट कॉन्सेप्ट पर मेनली है, राइट। तो कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सुबरानिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी मैंने सारे के ऊपर में शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, और ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो कवर कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वीडियो के थ्रू। तो सुवरेनिटी सुवरेनिटी होती क्या है, मैंने शॉर्ट्स में कवर करा हुआ था कि सुवरेनिटी का मतलब होता है सॉवरिन, मतलब कि जब एक स्टेट में जो भी रूलर होते हैं उनके हाथ में जो पावर होता है, कि वो क्या लॉ बना सकते हैं, क्या लॉ नहीं बना सकते हैं, इंटरनल मैटर्स पर डिसीजन ले सकते हैं या एक्सटर्नल या फॉरेन मैटर्स पर डिसीजन ले सकते हैं, उस पावर को सॉवरन कहते हैं, राइट। तो ये जो स्टार्टिंग होती है सॉवरेन की, हम पॉलिटिकल थ्योरी में जब पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि वेस्टफेलियन सुवरेनिटी के ट्रीटी से स्टार्ट होती है, जो ट्रीटी 1648 में हुई थी। अब ये हुआ क्या था, 30 ईयर्स से वॉर चल रहा था, एंडलेस वॉर चल रहा था एम्पायर्स के बीच में। ठीक है, तो इस वॉर को ख़त्म करने के लिए 30 साल बहुत बड़ा साल होता है। ठीक है, तो बहुत लंबे सालों से जब वॉर हो रहा था अम्पायर्स के बीच में, साम्राज्यों के बीच में, तो वेस्टफेलियन ट्रीटी होती है जिसमें 1684 में 48 में होती है। ये फर्स्ट ट्रीटी था सोवरेनिटी से रिलेटेड, और इसमें कहा गया कि हम पहले स्टेट, ठीक है, स्टेट के 4 कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि एक राज्य, जब हम कहते हैं कि हम किसी राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य का 4 कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। एक तो पहला कि उस राज्य की पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, यदि राज्य कोई है तो उस राज्य की पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, वहाँ का गवर्नमेंट होना चाहिए, उस गवर्नमेंट के पास उसकी सुबरानिटी भी होनी चाहिए। सुबरानिटी मतलब उसका पावर। ठीक है, ताकि वो कि वो दिखा सके कि किन मैटर्स पर वो अपना पावर यूज़ कर सकता है, इंटरनल मैटर्स पर कर सकता है, फॉरेन मैटर्स पर कर सकता है। तो सुवरेनिटी का मतलब होता है पावर, जो कि गवर्नमेंट के पास होती है। अब 2 टाइप की सुवरेनिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सुवरेनिटी का मतलब होता है कि एक राज्य के अंदर राजा, जो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यदि हम बात करें, या फिर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो इंटरनल मतलब आप अपने स्टेट में रहते हो, उस स्टेट के रूल्स रेगुलेशन में गवर्नमेंट जो भी लॉज रेगुलेशन लाती है, इंट्रोड्यूस करती है, उसको इंटरनल सुवरेनिटी कहते हैं। कि एक डिस्ट्रिक्ट को जैसे संभालते हैं डीसी, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में, या स्टेट गवर्नमेंट अपने कार्य क्षेत्र में जो भी रूल, लॉज, रेगुलेशन लाती है, उनके अपना पावर यूज़ कर सकती है, उसको इंटरनल सुवरेनिटी कहते हैं। और एक्सटर्नल सुवरेनिटी होती है जब कंट्री लेवल पर लिया जाता है। कंट्री लेवल पर मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर, जैसे फॉरेन के साथ किससे विदेश नीति हमारी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमें किन किन देशों के साथ ट्रेड करना है, किसके साथ फ्रेंडशिप रखना है, किसके साथ ट्रीटी करनी है, किसके साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस में हमें कोलैबोरेशन करना है। तो ये हो गया एक्सटर्नल सुवरेनिटी, जो कि हमें जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थे, तो ये सब ब्रिटिश या क्राउन डिसाइड करता था, राइट। बट अब इंडिया सॉवरन कंट्री है, तो इंडिया की ये मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करके समझा रही हूँ कि एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। तो एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जो
कि एक्सटर्नल पावर एक राजा के पास या एक रूलर के पास होती है, ठीक है। अब सुवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में अ, हम दो थिंकर देखने वाले हैं मेनली, एक ऑस्टिन और एक बॉर्डिन। ये दोनों सुवरेनिटी से रिलेटेड बहुत सारे अपने कुछ कुछ चीज़ों को बोलेंगे, जिसका भी हम डिफरेंस भी देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं ऑस्टिन ने क्या कहा है। ऑस्टिन ने कहा है कि लीगल, ऑस्टिन बेसिकली सुवरेनिटी को इम्पॉर्टेंट बताता है लीगल टर्म्स में, ठीक है। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट वन, कि अब ऑस्टिन और बॉर्डिन को हम थोड़ा सा डिफरेंस करके समझने की कोशिश करते हैं। बॉर्डिन ये सॉवरेन की बात करता है, बट अनलिमिटेड सॉवरेन की बात करता है कि राजा के पास बहुत पावर होगा, कुछ भी पावर हो सकता है, और ये मोनार्की को सपोर्ट करता है। बट ऑस्टिन दूसरी ओर ये लीगल टर्म्स की बात करता है, ऑबिडेंस, लीगल अथॉरिटी, नॉट टॉकिंग अबाउट किंग्स। ये किंग की बात नहीं करता है, ये मोनार्की को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन बॉर्डिन करता है, ठीक है। अब रियल और टिटुलर सुवरेनिटी क्या होती है? जिस तरह से अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सुवरेनिटी देखी, उस तरह से रियल और टिटुलर सुवरेनिटी भी होती है। रियल मतलब होता है डी फैक्टो, रियल का दूसरा नाम है डी फैक्टो, और टिटुलर का दूसरा नाम है डी जूर। तो रियल का दूसरा नाम है डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब होता है एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि पॉलिटिकल सॉवरेन, जैसे कि पीएम होते हैं, कि एक गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाले को हम कहते हैं डी फैक्टो, यानी कि वो रियल हेड होते हैं। और टिटुलर मतलब जिसके पास लीगल रिकॉग्निशन होता है, सील और साइन उनका इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होते हैं उनका, उनको कहते हैं डिजूर। तो सुब्रैन एक कंट्री के जो सॉवरन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रियल जिनके पास पॉलिटिकल पावर्स होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, और एक जो होते हैं वो हैंड एंड सील के अंडर तक उनकी पावर लिमिटेड होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की यदि हम बात करें तो, ठीक है। अब बॉर्डिन और ऑस्टिन से हमने को डिफरेंस तो कर लिया कि ऑस्टिन ने लीगल टर्म्स की बात करी है, ये मोनार्की को सपोर्ट नहीं करता, बॉर्डिन मोनार्की को सपोर्ट करता है, ये कहता है राजा जो चाहे वो कर सकता है, अनलिमिटेड पावर होगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ और थिंकर्स हैं जो सुवरेनिटी, सुवरेनिटी बेसिकली मतलब जो स्टेट, जो रूलर की पावर की बात करें, ठीक है। हमने उसके रिलेटेड स्टेट के कंपोनेंट्स भी अभी देख लिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स स्टेट में होने चाहिए। स्टेट के पास अपना पॉपुलेशन, अपना टेरिटरी, अपना सॉवरेन, सुवरेनिटी और गवर्नमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अभी हम देखेंगे कि और कौन कौन से अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने स्टेट या फिर सॉवरेन से रिलेटेड अपने ओपिनियंस को शेयर करा है। तो हॉब, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्टेक्ट थिंकर, ठीक है। इन तीनों ने भी अपने अकॉर्डिंग टू स्टेट के ऊपर में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हॉब्स, जिनको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ते हैं, हॉब्स का बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है कि हॉब्स का जन्म होता है इंग्लैंड में, जब सिविल वॉर चल रहा था इंग्लैंड में, ठीक है। तो वो भय के माहौल में ही उसका जन्म होता है, इसलिए वो एक कोट भी देता है कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। मी एंड आई वॉज बोर्न एज अ ट्विन ब्रदर। ऐसा क्यों बोलता है हॉब्स? इसलिए बोलता है क्योंकि वो कहता है कि एक एब्सोल्यूट सॉवरेन, वो सॉवरेन की बात करता है लेकिन एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करता है, क्योंकि जब उसका बॉर्न होता है तो वो देखता है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो रहा है, सारी तरफ लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। मतलब वो चाहता है कि अभी कुछ ऐसा हो जाए कि सारा शक्ति किसी के एक हाथ में, एक पर्सन के हाथ में दे दिया जाए, अनलिमिटेड पावर, ताकि अभी का जो सिचुएशन है, उस अभी जो कॉन्फ्लिक्ट ये चल रही है, उन सबको स्टॉप किया जा सके। तो हॉब्स अपने अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करता है कि सारा पावर किसी को दे दो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ह्यूमन का नेचर नास्टी, ब्यूटिश, शॉर्ट है, तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए हमें एब्सोल्यूट सॉवरेन चाहिए, सारा पावर किसी एक के हाथ में देना। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सारा पावर किसी एक पीपल के हाथ में देना ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि अ, हम सब लोग अपना सारा पावर सोशल कॉन्टैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन हो सके। लेकिन यदि जो रूलर होगा वो पीपल्स का सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर पाएगा, तो फिर हम इसे हटा देंगे। ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है, हॉब्स ने ऐसा कहा, ठीक है। अदरवाइज उस पर कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता उसके पावर को हटाने की, ठीक है। तो स्टेट, किस तरह के स्टेट की बात करता है हॉब्स? तो एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करता है कि राजा के हाथ में सारा पावर होगा, ठीक है। अब हम रूशो पर आते हैं। तो रूशो ने जनरल विल की बात करी है। जनरल विल मतलब वो विल दो टाइप का विल देता है, एक रियल विल और एक एक्चुअल विल। एक्चुअल में वो कहता है कि इंडिविजुअल की अपनी विल होगी, और रियल विल में वो कम्युनिटी विल की बात करता है, मतलब कलेक्टिव विल की बात करता है। तो रूसो कहता है, जो
भी एक सोशल कॉन्टेक्ट थिंकर है ना? ये तीनों ही सोशल कॉन्टेक्ट थिंकर है, जो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी देता है और ये कहता है कि पावर्स किसी एक व्यक्ति को इसलिए हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो हमने हॉब्स में समझ लिया। रूसो में हम बात कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि वो कहता है कि रियल विल के अकॉर्डिंग टू चलना चाहिए, कलेक्टिव विल जो सबके लिए सही है वही हमें करना चाहिए, ताकि उससे सबका फ़ायदा होगा, म्यूचुअल, ठीक है? और यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसे फोर्सफुली करवा लिया जाएगा। ठीक है? तो ये जनरल विल की बात रूसो करता है इस तरीके से। उसके बाद आता है लॉक, ठीक है? तो हॉब, लॉक, रूसो। लॉक क्या कहता है कि लॉक कहता है लिमिटेड गवर्नमेंट होगा जो कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा, ठीक है? उसके बाद चौथा जो थिंकर आता है, जो स्टेट या सॉवरेन की बात करता है, वो है हेगल। हेगल कहता है कि स्टेट ही सब कुछ है एंड स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो वो स्टेट को सब कुछ बताता है, स्टेट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। स्टेट रहेगा तो ही लाइफ सर्वाइवल है, पीपल्स अच्छे से रह सकते हैं, लॉ रेगुलेशन सब कुछ हैंडल में रहेगा। तो वो स्टेट को अर्थ पर गॉड का रूप बताते हैं, ठीक है? तो ये हमने देखा अलग थिंक सब सारे थिंकर्स ने अपने अकॉर्डिंग टू स्टेट या सोवरेनिटी को किस तरह से डिफाइन करा है। नाउ ये टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इसका पार्ट नहीं है, वैसे मैंने इसको लिखा है, ये आप स्किप करो अभी। ह्यूगो ग्रूसियस, ह्यूगो ग्रूसियस ये सोवरेनिटी के ही पार्ट में आता है। इसे फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, ठीक है? मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो ये आप याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है। नाउ हम एक थोड़ा सा और अलग सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, जस्ट एड बेलम एंड जस्ट इन बेलो। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो जस्ट एड बेलम और जस्ट इन बेलो मतलब क्या होता है? जस्ट एड बेलम का मतलब होता है व्हेन इट इज़ लॉफुल टू गो टू वॉर, मतलब जब वॉर में जाना लॉफुल होता है। थोड़ा सा और से डिफाइन करें तो इस तरह से है कि हैव लीगल रीज़न, मतलब वॉर में जाने के लिए जब हमारे पास लीगल रीज़न होता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, जब चाइना या फिर पाक के द्वारा इंडिया पर अटैक होता है तो हमारे पास एक रीज़न होता है, लीगल रीज़न होता है कि हमें क्यों वॉर पर जाना है ना? वॉर पर जाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन कब होता है? जब एक रीज़न है और वो भी वैलिड रीज़न है, वो भी लीगल रीज़न है, ठीक है? जैसे कि हम इंडिया में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करा था। तो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करा था? क्योंकि एक वैलिड रीज़न था कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करे थे, हमारे पर वॉर करा उसने, हमारे सोल्जर्स को हमारे कंट्री के अंदर उसने घुसने की कोशिश करी। तो इसके अम, इसे देखते हुए यदि इंडिया चुप रह जाए तो ये रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होगा। तो जस्ट एड बैलम टर्म ये कहता है कि हमें हम जब वॉर पर जाते हैं तो क्यों जाना चाहिए हमें? तो वो जो जाना है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब लीगली रीज़नेबल होना चाहिए। तो लीगली रीज़नेबल कब होता है? जब या तो दूसरी कंट्री हमारे पर अटैक करे तो हम चुप तो रहेंगे नहीं, तो उसके बदले में जब हम काउंटर अटैक करेंगे, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने करा, ठीक है? तो ये इस चीज़ को बोलते हैं जस्ट एड बेलम, कि आप पर अटैक हो तो आपके पास एक रीज़न है, लीगल रीज़न है कि कब आपको वॉर पर जाना है, ठीक है? तो आप अटैक को देखते हुए काउंटर अटैक करोगे तो वो लीगली होगा एंड लॉफुल होगा टू गो टू वॉर, वॉर पर जाना। अब दूसरी और है जस्ट इन बेलो। जस्ट इन बेलो का मतलब होता है कि हाउ मच शुड वी कंडक्टेड या फिर कंडक्ट ऑफ द वॉर, यानी कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करा, जो अक्सर हम आए दिन देखते हैं, या चाइना ने ऐसे कुछ एक्टिविटी करी, तो हम उसे उसके काउंटर में जब अटैक करेंगे तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि कितना जस्ट उसमें जस्ट इन बेलो का मतलब होता है कि हमने वॉर को कंडक्ट करा और हम आ गए। हाउ मच शुड बी कंडक्टेड, कितना कंडक्ट किया गया, मतलब जितनी वॉर की एरिया है हम वहीं तक जस्ट वॉर करके अपने कंट्री में आ गए। वरना जैसे नाजी जर्मन हिटलर ऐसा क्या करता था, जब वॉर पर वो जाता था तो सिविलियन एरियाज़ पर भी घुसकर अटैक कर देता था। तो ये तो गलत हुआ ना, आप तो ये गलत जस्ट
एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि वॉर है तो आप वॉर के क्षेत्र तक लड़ो ना। सिविलियन एरिया पर घुसकर अपने जस्ट एक्सटेंशन की पॉलिसीज़ को बढ़ा रहे हो, ये तो गलत बात है। वॉर पर जाने का एक वॉर की भी अपनी मोरालिटी होती है कि आप वॉर कर रहे हो तो वॉर के एरिया तक करो, सिविलियन एरिया में नहीं घुस सकता। ना तो पाक हमारे पाक का एग्जाम्पल ना तो पाक हमारे कंट्री में घुस सकता है और ना इंडिया को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सिविलियन एरियाज लोगों के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उन पर वॉर का किसी टाइप की एक्टिविटी कोई भी कंट्री सहन नहीं करेगा, है ना। तो अम, तो ये हो गया जस्टिन बेलो। बाकी एक ये लाइन है कि हु सेड प्रॉपर्टी इज़ अ थेफ्ट, तो ये अलग सा एक लाइन है जिसे आप वन लाइनर में याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे आ जाते हैं कि जोसेफ प्रूडेंच ने कहा है कि प्रॉपर्टी इज़ अ थेफ्ट। बाकी ये सोवरेनिटी से रिलेटेड नहीं है, मैंने ये इंपॉर्टेंट लिख लिया था साइड में। तो ये हमने जो भी कवर करा, ये सोवरेनिटी को कवर करा। इसमें और कुछ चीज़ें रह गई, या सोवरेनिटी में रह गई कि ये सोवरेनिटी जो वर्ड है ये सुप्रानस लैटिन टर्म से इसकी ओरिजिन हुई है। ऑस्टिन बॉर्डिन की हमने आइडियोलॉजीज देख ली, किसने क्या कहा है सोवरेनिटी को लेकर। 30 ईयर का वॉर देखा, कंपोनेंट्स हमने देख लिए 4 स्टेट के। देन पहले स्टेट को इन सारे नाम से बुलाया जाता था। पॉलिस यदि कहीं पर आपको मिल जाए पॉलिटिकल साइंस में तो आप घबरा मत जाना, पॉलिस का मतलब भी स्टेट ही होता है। सिटी स्टेट का मतलब भी स्टेट होता है और नेशन स्टेट का मतलब भी स्टेट ही होता है, ठीक है। रोमन एम्पायर जो होता था वहाँ पर रिपब्लिक रूल चलता था, है ना, रिपब्लिकन रूल चलती थी, जो कि मैकियावेली ने भी बहुत अच्छी बात करी है। मैकियावेली को भी रिपब्लिक बहुत जस्ट अच्छी लगती है, बट उसने अपने स्टेट को देखते हुए प्रिंस को मोनार्क का सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम में चर्च इन सारे ने स्टेट को तबाह करके रखा था, तो उन्होंने उस टाइम को देखते हुए मोनार्की को सपोर्ट करा। लेकिन उनको रोमन एम्पायर ज़्यादा पसंद था, जो जहाँ पर रिपब्लिकन रूल चलता था, ठीक है। तो रिपब्लिकन रूल मतलब पार्टिसिपेशन, डिबेट, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें, जो कि डेमोक्रेसी भी उसी का प्रतिरूप है ना। उसके बाद काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी में हमने रियल, टिटुलर, डिजू, डिफैक्टो देख ही लिया कि जो रियल या टिटुलर को हम रियल जो होता है उसको हम पीएम, रियल पीएम होते हैं एंड टिटुलर प्रेसिडेंट होते हैं। उसी तरह से रियल पीएम होते हैं और रियल को ही डिफैक्टो भी कहते हैं, और टिटुलर प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट को ही डिजूर भी कहते हैं। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाया है अपना। उसके बाद बॉर्डन 16th सेंचुरी का होता है, जो कि मोनार्की को ज़्यादा सपोर्ट करता है। हमने देखा किस तरह से सुप्रीम पावर, परपीचुअल, अनलिमिटेड बात करता है। सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम रूलर, डिवाइन लॉ, किंग इज़ ऑल पावरफुल बट मोरल और रिलीजियस मैन होना चाहिए। तो बॉर्डन यही कहता है कि मोनार्की को सपोर्ट करता है, किंग को सपोर्ट करता है, मोरल, रिलीजियस मैन ये सब कहता है। एंड ऑस्टिन दूसरी ओर वो लीगल टर्म्स की बात करता है, वो मोनार्की को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने सोवरेनिटी को देख लिया। अब थोड़े से हम बुक्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनसे बुक्स बहुत बार पूछे गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो बुक्स में आप सबसे पहला बुक देखो सोवरेनिटी से रिलेटेड कि द 6th बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये लिखा है जीन बॉर्डिन ने, ठीक है। लेवाइथन ये हॉब्स का है, ठीक है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सारी क्या बुक है, ये सोवरेनिटी या फिर स्टेट पर इन थिंकर्स के बुक है। तो लेवाइथन हॉब्स ने लिखा है, जो कि स्टेट या सोवरेनिटी से रिलेटेड है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये लॉक का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का ही है, ठीक है। तो ये तो 3 याद ही होगा कि हॉब, लॉक, रूसो। हॉब ने लेवाइथन दिया है, लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ऑस्टिन ने दिया है प्रोविजन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, सो याद रखना, प्रोविजन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। बाकी 6th बुक ऑफ कॉमनवेल्थ ये बॉर्डन ने दिया है, तो बॉर्डन ने 6th बुक ऑफ कॉमनवेल्थ और ऑस्टिन ने प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दिया है। बाकी ये 3, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स के लिस्ट है, इनको आप याद रखिएगा।
बाकी क्या आपको और समझना है इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और क्या आपको समझ में आया ऑल्सो कमेंट मी डाउन, ताकि मुझे समझ आ सके कि आप मेरे वीडियोस से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।